नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो बात करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, जो कि हमारे आर्टिकल 1 to 4 में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम सब ये जानेंगे कि बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे स्टेट्स किस टाइप के थे और अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे स्टेट किस टाइप्स के हैं, हमारे कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके बाद हम फेमस केस रे बरेबरी केस के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल 1 के बारे में। आइए अब आर्टिकल 1 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन का मतलब क्या है कि जो ये हमारा देश बन के तैयार हुआ है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसका नाम क्या होगा और जो उसका भूभाग क्या होगा, उसकी क्या सीमा होगी। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट क्लॉज में कहता है कि इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि राज्यों का संग्रह होगा। इंडिया जो एक मॉडर्न नेम है और भारत जो हमारा ट्रेडिशनल नेम है, ये राज्यों का संग्रह होगा। बिफोर इंडिपेंडेंट, हमारे स्वतंत्रता से पहले हमारे भारत में 3 तरह के स्टेट्स थे, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स, प्रोविंशियल स्टेट्स और कमिश्नरी स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट बेसिकली वो थे जिस पे अंग्रेजों का कोई भी शासन नहीं होता था। वहाँ पे इंडिया के रूलर्स जो थे उनकी रूलिंग चलती थी। और प्रोविंशियल स्टेट्स वो थे जिसमें कुछ हद तक हस्तक्षेप था ब्रिटिश राज्य का। और कमिश्नरी जो था उसमें पूरी तरह से गवर्नर जनरल के द्वारा चलाया जाता था और इस पे पूरी तरह से जो था वो ब्रिटिश का राज था इस पे, कमिश्नरी पे। आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारे पास 2 तरह के स्टेट्स हैं, एक तो स्टेट है और दूसरा यूनियन टेरिटरीज। अभी फिलहाल हमारे देश में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 ये कहता है कि ये हमारा जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 द स्टेट एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है। तो शेड्यूल 1 में हम देख सकते हैं वहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है कि द स्टेट एंड द टेरिटरीज एंड यूनियन टेरिटरीज। इस आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 ये कहता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो भूभाग है वो क्या क्या होगा। तो इसका पहला क्लॉज ये कहता है, सब क्लॉज, जो कहता है कि टेरिटरी ऑफ स्टेट का जो भी टेरिटरी होगा, स्टेट का जो भी भूभाग होगा वो टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा। साथ ही साथ यूटीज जो स्पेसिफाइड है फर्स्ट शेड्यूल में, उसका जो टेरिटरी होगा वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा। और सी क्लॉज इसका कहता है कि अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। ऐसे फ्यूचर में अगर कोई हमारा कंट्री अगर किसी से युद्ध में जीतता है या फिर किसी और ट्रीटी से या कन्वेंशन से अगर कोई भी हमारा वो होता है, एग्रीमेंट के तहत किसी देश का हम लेते हैं अगर भूभाग, तो उसे भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इस सी क्लॉज को हम देख सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में अगर कोई स्टेट हमारे में जुड़ता है या कोई भूभाग जुड़ता है तो उसे भी हम टेरिटरी ऑफ इंडिया में गिनेंगे। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 2 जो बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, इसमें क्या है, ये सबसे पहले तो पार्लियामेंट की पावर है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है और एडमिशन कर सकता है न्यू स्टेट को जिस तरह की कंडीशन में वो चाहे, ऑन द कंडीशन इट थिंक्स फिट वो कर सकता है। अब जानते हैं हम आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनके बाउंड्रीज, उनके एरियाज, उनके नेम्स में अगर हम कुछ ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, न्यू स्टेट्स को लाना चाहते हैं, तो वो कैसे आएगा, उसके बारे में आर्टिकल 3 में बात की गई है। आर्टिकल 3 और 2 दोनों ही पार्लियामेंट्री पावर है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि दोनों में ये अमेंडमेंट करके ये सब कर सकती हैं जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं 2 और 3 में। तो सबसे पहले आर्टिकल 3 के क्लॉज 1 के ABCDE, इसमें 5 दिए हुए हैं क्लॉज जो बात करते हैं। पहला बात करता है ए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो नया स्टेट बना सकता है। दूसरा बात करता है इंक्रीज द एरिया, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट का एरिया को इंक्रीज कर सकता है। और तीसरा है
कि डिमिनिश द एरिया मतलब किसी भी स्टेट के एरिया को कम कर सकता है। डी ऑल्टर द बाउंड्रीज, हमारी बाउंड्रीज को छोटा कर सकता है, कट कर सकता है, बढ़ा सकता है। ए बी सी डी ई हम देखते हैं। ऑल्टर द नेम, हमारे किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, किसी भी जगह का नाम चेंज कर सकता है। दोस्तों इसमें देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है। पहला तो इसमें है कि लिमिटिंग 2 और मोर पार्ट्स और स्टेट्स, किसी भी 2 या 2 से अधिक पार्ट्स या स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाया जा सकता है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ एनी स्टेट्स, जैसे हम देखते हैं कि बिहार से झारखंड अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि सेपरेशन ऑफ एनी स्टेट, सेपरेट हुई हैं किसी स्टेट से, तो ये भी हमारे पास पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी स्टेट को सेपरेट कर सकता है। तीसरा हम देखते हैं कि यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ अ पार्ट ऑफ अ स्टेट, किसी भी टेरिटरी को हम एक स्टेट में उसको दे सकते हैं कि ये आपका हो गया, इसे आप संभालिए, और उसे यूनाइट कर सकते हैं। दोस्तों आर्टिकल 3 में प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो कहता है कि ऐसा कोई भी बिल इन ए बी सी डी ई में अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो उसका जो बिल है हम किसी भी हाउस में बिना प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है इस प्रोवाइजो में कि अगर मान लीजिए कि अगर 2 स्टेट्स के बीच का मामला है और टेरिटरीज को लेके अगर अदला बदली हो रही है या कोई भी ऑल्टरेशन या डिमिनिशिंग हो रही है, और अगर उसमें किसी स्टेट का टेरिटरी आ रहा है, तो स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट के द्वारा बताया जाएगा कि आपके स्टेट में है, उनका प्रायर परमिशन लिया जाएगा, तभी किया जा सकता है। प्रोवाइजो में ही दिया हुआ है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 इसका कहता है आर्टिकल 3 का कि जो क्लॉज 1 के ए टू ई में दिया हुआ है स्टेट, उसमें इंक्लूड होता है यूनियन टेरिटरी। मतलब जो चीज़ें ये ए बी सी डी ई में स्टेट के साथ हो रही हैं वो यूटीज के साथ भी हो सकती हैं। लेकिन प्रोवाइजो में क्या कहा गया है, प्रोवाइजो ये कहता है कि इसमें स्टेट्स में यूटीज इंक्लूड नहीं है। मतलब अगर पार्लियामेंट ये चाहे कि किसी भी यूटी को अगर इनमें से कुछ भी करना हो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू यूटी, इंक्रीज द एरिया ऑफ यूटी, डिमिनिश द एरिया ऑफ यूटी, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ यूटी, अल्टर द नेम ऑफ यूटी, तो उसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। प्रेसिडेंट से डायरेक्ट वो हो सकता है, प्रेसिडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ए बी सी डी ई में से कोई भी चीज़ें कर सकती है। आगे हम आर्टिकल 4 के बारे में देखते हैं कि आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 के बारे में आप जानते हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है, सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट शेड्यूल में ये दिया हुआ है कि द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और फोर्थ शेड्यूल में ये दिया हुआ है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा में जो भी सीट्स होती हैं उसका एलोकेशन कैसे होगा। तो जब भी अगर हमें मान लीजिए कि आर्टिकल 2 और 3 जो हमने देखा पहले, उसमें अगर कोई भी चेंजेस अगर करना है, जो उसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट दी हुई हैं, तो उसमें से अगर कोई भी चेंज पार्लियामेंट को करना है तो पार्लियामेंट को जो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट पावर दी हुई है, तो अमेंडमेंट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल बिल पास कर सकती है सिंपल मेजॉरिटी के साथ। सिंपल मेजॉरिटी एंड ऑर्डिनरी प्रोसेस। तो जब भी आर्टिकल 2 और 3 में जो मैटर्स दिए हुए हैं उनमें अगर कोई भी चेंजेस करनी है, उनके हिसाब से अगर कोई भी चेंजेस करनी है स्टेट या यूटीज़ में, तो हमें आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल बिल लाके सिंपल मेजॉरिटी से, ऑर्डिनरी प्रोसेस से पार्लियामेंट हमारी ये चेंजेस कर सकती हैं। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी 1/2 + 1 होता है, जितने भी मेंबर्स हैं उससे एक ज़्यादा, और जो हमारा जो स्पेशल मेजॉरिटी होता है, स्पेशल मेजॉरिटी होता है वो 2/3 होता है। अब इसमें एक बात और आती है कि जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है और पार्लियामेंट है, वो हमारे स्टेट का जो पार्लियामेंट्री मैप है वो अपने विल के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से जैसे चाहे वैसे बदल सकता है। जितनी सीटें वो चाहे राज्यसभा के उतनी ला सकता है। जिस हिसाब से
हम देख सकते हैं कि 4th शेड्यूल में भी एलोकेशंस ऑफ सीट्स दी हुई हैं और उसमें भी हमें 368 की ज़रूरत नहीं है अमेंडिंग पावर की। और आज के लास्ट टॉपिक में हम देखेंगे रे बरेबरी केस के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, तो आगे की वीडियो में उसे देखते हैं। अब हम जानते हैं रे बरेबरी यूनियन के केस के बारे में। 1960 का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट में हम ये देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद होता है तो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है। तो उस समय जो ये बरेबरी है वो इंडिया के बाउंड्री में फॉल करती है। बाउंड्री जो सर रेडक्लिफ के द्वारा बनाई गई थी, जो उनके द्वारा डिफाइन की गई थी बाउंड्री, तो ये बरेबरी जो विलेज है वो इंडिया में फॉल करता है। लेकिन इसकी पॉपुलेशन जो होती है वो मुस्लिम्स की ज़्यादा होती है पॉपुलेशन इस गाँव में। तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि ये जो बरेबरी है, बरेबरी विलेज, वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। तो इसे लेके एक एग्रीमेंट होता है 1958 में। हमारे तब के प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी और तब के उनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान के फिरोज खान नून के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कहा जाता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिटरी, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टेरिटरी का, बरेबरी जो गांव है उसका, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसे लेके एक बिल आता है पार्लियामेंट में, और बिल जब एक्सेंट के लिए जाता है प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट अपना कंसल्टेंसी पावर जो उनको 143 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, उसका यूज़ करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये आर्टिकल 3 में हमें कहीं नहीं दिया हुआ है। जो इसका बेसिक इशू है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम अपनी टेरिटरी किसी और कंट्री को दे सकें। हम अपने कंट्री को अल्टर कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, अपने टेरिटरी को अल्टर कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को दे नहीं सकते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हाँ, प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक जो था उसका बात यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 368 में उसके पास अमेंडिंग पावर है कि वो उसका यूज़ करके आर्टिकल 1 में जो टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन के बारे में बात करता है, वो जो टेरिटरी है उसको वो चेंज कर सकता है आर्टिकल 1 में विथ स्पेशल मेजॉरिटी। यही था रे बरेबरी यूनियन केस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और धन्यवाद। आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आप जो भी टॉपिक्स मैंने इसमें पढ़ाए हैं उसके हैंड रिटन PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं और इसे और डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।